हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हेलो गाइस, ये हमारा जो हमने पिछली वीडियो में टॉपिक किया था, लिफ्टिंग ऑफ व्हील, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, उसी को हम आगे कवर कर रहे हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। पहले वाले पॉइंट्स हमने पिछली वीडियो में किए हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो देख लें। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम का मतलब क्या होता है कि इसमें हमने हमारे नेम, कंपनी का नेम हमने देखना है कि हमारा मिस डिस्क्रिप्ट तो नहीं हुआ। जैसे कंपनी को एक चलाते कौन है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो चलाते हैं ना कंपनी को। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट लीगल आता है तो उसके ऊपर साइन भी कंपनी के मेंबर्स ही करते हैं। तो ये कंपनी के मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं तो वो पहले उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखें कि उसके ऊपर कंपनी का नेम के स्पेल सारे सही हैं। क्योंकि कंपनी के नेम के एक छोटे से स्पेलिंग के मिस्टेक भी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस करवा सकती है। क्योंकि काफ़ी ऐसी कंपनीज होती है जो स्पेल चेंज करके फ्रॉड कंपनीज चला रही होती हैं, ठीक है ना। तो वो डॉक्यूमेंट्स इस कंपनी की जगह उस कंपनी के नाम पर हो जाते हैं। तो हमें केयरफुल रहना होता है इसमें, ठीक है। कंपनी शैल हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन हुंडीज। कंपनी ने अपना नेम प्रिंटेड हुंडीज पे प्रिंट करवाना होता है, प्रोमिसरी नोट्स पे, बिल्स और एक्सचेंज पे और सच अदर डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। उन सब चीज़ों पे उन्होंने अपना नेम प्रिंट करवा लिया। अब उसके ऊपर जैसे चेक्स वगैरह, उसके ऊपर भी कंपनी का नेम वगैरह होता है। तो ऑफिसर साइन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, उनके ऊपर ऑफिसर साइन करता है कंपनी के बिहाफ पर। ऑफिसर अब साइन कर रहा है कंपनी के बिहाफ पर, तो ऑफिसर ही लायबल होगा अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक होगी। जैसे नेम में स्पेल मिस्टेक है तो उसके लायबल कौन होगा? ऑफिसर। वही लिख रखा है, इफ़ नेम ऑफ द कंपनी इज़ नॉट मैंशन और नेम ऑफ कंपनी इज़ नॉट प्रॉपरली मैंशन, मतलब यहाँ तो वो मैंशन ही नहीं है, या वो नॉट प्रॉपरली मतलब स्पेल मिस्टेक है, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? ऑफिसर जो साइन कर रहा है। और इसमें अगर इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है तो 1000 रुपीज़ फॉर ईच डे, एक दिन के लिए 1000 रुपीज़ फ़ाइन हो सकता है और 1,00,000 रुपीज़ हो सकता है। जैसे अगर एक मतलब स्पेसिफिक पीरियड के लिए लॉस फाइंड आउट कर दिया कि इतने रुपीज़ का अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, विच एवर इस दोनों में से लेस होगा। मतलब एक दिन का 1000 रुपीज़ लगा लें तो हमने 30 डेज पे कर दिया तो 30,000 हो गया, और ये 1,00,000 है। 30,000 इज़ लेस, विच एवर इज़ लेस देन ही पे 30,000, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉप पॉइंट है, इसी में हमने डायग्राम में देखा था जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा रही हूँ। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये थे, देखिए, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। हमने स्टैट्यूटरी के 3 पॉइंट्स थे, इसके अंडर आते थे, कवर कर लिए ना। हम अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में देखेंगे, इसमें भी हमारे 3 ही पॉइंट्स हैं, हम कवर कर लेंगे। इसमें ना हम केस स्टडीज़ देखेंगे बहुत ईजिली, जैसे हमें इसको समझने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी करेक्टर ऑफ कंपनी। हमने ना इसमें एनिमी करेक्टर, कंपनी का एनिमी करेक्टर देखना है कि कंपनी का मतलब खुद को ही लॉस हो रहा है कैसे। इस केस का नाम है डेलेमार कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी लिमिटेड। डेलेमार कंपनी लिमिटेड वर्सेस, ये केस का नेम है, केस लॉ का नेम है, ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक जर्मन का सिटीज़न है, ठीक है, एक जर्मन का रहने वाला बंदा है, उसकी एक जर्मन में कंपनी है टायर प्रोडक्शन की। एक जर्मन का बंदा है, उसकी जर्मन में एक कंपनी है जो है टायर प्रोडक्शन की, ठीक है। उसने अपनी एक और ब्रांच खोल ली, कंपनी की एक और ब्रांच कंपनी खोल ली इन इंग्लैंड। पहले जर्मन की में थी, उसकी एक और ब्रांच खोल ली कंपनी इन इंग्लैंड, ठीक है। तो जो उसकी जर्मन में कंपनी थी वो रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करती थी इंग्लैंड वाली कंपनी को। अब जो इंग्लैंड वाली कंपनी है, ऑल शेयर वाज हेल्ड बाय जर्मन एक्सपेक्ट वन। तो अब जो ये कंपनी तो इंग्लैंड में है, बट ये सारा शेयर वगैरह किसके हैं? जर्मन वाले बंदे के हैं ना, ठीक है। तो जर्मन वाले की हो गई। इसमें अब देखिए डेलेमार कंपनी लिमिटेड कैसे केस फाइल करेगी इसके ऊपर, अब जो कंपनी है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो उसने ट्रेड डेट्स के लिए ना उसने केस फाइल किया कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ मैन्युफैक्चरिंग जो था। जैसे अब देखें, हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, अब उसने ना जैसे ये कंपनी खोल दी इंग्लैंड में, तो पहले तो उन्होंने जब कंपनी खोल ली तो ठीक था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर हो गई। तो जो इंग्लैंड की कोर्ट थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड की कोर्ट ने ये डिक्लाइन किया कि ये तो हमारी एनिमी कंट्री है, तो इस कंट्री के शेयर्स इस कंट्री के बंदे को नहीं मिल सकते, ये हमारी एनिमी है। तो जहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो दूसरी कंट्री में नहीं जाएगा,
ये कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। फिर जो डेलेमार कंपनी मतलब जर्मन सिटीज़न की कंपनी थी डेलेमार कंपनी लिमिटेड, उसने केस फाइल किया कि उसको उसके ट्रेड डेट्स जो उसके यहाँ पे डेट्स हैं इंग्लैंड वाली कंपनी में वो उसको चाहिए। कॉन्टिनेंटल टायर जो कि अब थी इंग्लैंड में शिफ्टेड, तो इंग्लैंड की कंपनी होगी तो उसने केस किस पे किया, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी पे। कॉन्टिनेंटल ने क्यों केस किया, क्योंकि उसने रिफ्यूज़ कर दिया था, जो कि उसके मतलब प्रॉफिट हो रहा था पे करने के लिए जर्मन्स को, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो पे नहीं करेगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, वो उनके अकॉर्डिंग एनिमीज़ थे। बिकॉज द कंपनी वाज ओन्ड बाय हिज अलाइन एनिमी इन देयर कंट्री। अलाइन एनिमीज़ आ गया ना वही लाइन की, क्योंकि वो अब उनके एनिमीज़ बन चुके थे, इसलिए उन्होंने उसको फिर पे करने के लिए मना कर दिया। ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, वॉर जब हुई थी उसके बाद उन्होंने कोर्ट ने कह दिया कि ये कंपनी तो अब इंग्लैंड की है और ये हमारे एनिमीज़ हैं तो हम इनको नहीं देंगे। वही लिख रखा है, आर्ग्यूमेंट बाय डेलमार कंपनी एट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट किया, रिफ्यूज़ टू कंसीडर द केस ऑफ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया इसको कंसीडर करने के लिए कि कंपनी की लीगल सेपरेट आइडेंटिटी है, एज द कंपनी इज़ ओन्ड बाय जर्मन, जबकि कंपनी जर्मन की है। सो इफ़ डेप्ट इज़ पे देन इट विल मीन गिविंग मनी टू देयर एनिमीज़। अगर हम उनको डेप्ट पे करते हैं तो इसका मतलब है हम अपने दुश्मनों को पैसे पे कर रहे हैं, तो कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया इसमें। वही है इसमें, अब हम हेडिंग को अच्छे से देख रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी, एनिमी करेक्टर कंपनी को डिटरमाइन कर दिया इसमें फर्स्ट पॉइंट में। आई होप क्लियर है ये केस स्टडी। अगर हम एग्ज़ाम में केस स्टडी करते हैं तो हमें मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कई बार। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। फ्रॉड करना, जैसे अब एक एग्जांपल पहले मैं समझा रही हूँ फिर आपको केस स्टडी करेंगे। जैसे एक बंदा है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसने उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो उस कंपनी के मतलब जब तक एम्प्लॉय है तो उसके बाद भी आफ्टर सम ईयर्स तक वो कंपनी का कोई भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज़ थी। बट उसके बाद ही जब उसने एकदम से नौकरी छोड़ देता है वो, और उस जो सारे उसके कस्टमर्स होते हैं सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपनी कंपनी एक नई खोल लेता है और उसको वहाँ ले जाता है, तो ये एक तरह का फ्रॉड हो गया ना, क्योंकि उसने एग्रीमेंट में कहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा, कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता वो जिसके साथ काम कर रहा था। नाउ हमारी केस स्टडी देखते हैं, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होन। एक गिलफोर्ड मोटर कंपनी थी और एक होन नाम का बंदा था। जो होन नाम का बंदा था वो गिलफोर्ड मोटर कंपनी में एज ए एम्प्लॉय था। उसने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था, होन शैल नॉट सेलिकेट द कस्टमर्स। उसने एग्रीमेंट क्या किया था कि वो उसके कस्टमर्स को सोलिकेट मतलब बहकाएगा नहीं ऑफ द कंपनी, और कम्पीट विद इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर लिविंग इट्स एम्प्लॉयमेंट। और उनके साथ एक कंपटीशन में नहीं आएगा कितने एक फिक्स टाइम पीरियड तक आफ्टर लिविंग इट्स एम्प्लॉयमेंट, जब वो अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ देगा उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वो उनके कम्पीट मतलब कंपटीशन में नहीं आएगा, ठीक है। बट सम टाइम आफ्टर क्या होता है कि होन लेफ्ट गिलफोर्ड मोटर कंपनी। होन ने वो कंपनी छोड़ दी, होन ने अपनी कंपनी सेट कर ली। बट होन ने अपनी कंपनी सेट की, वो कंपनी उसने अपनी वाइफ के नाम पे खोल दी थी, वो होन की कंपनी, बट उसने उसको अपनी वाइफ के नाम पे शेयर्स वगैरह कर दिए सारे। तो एक तरह से वो कंपीटिंग बिजनेस तो बन गया ना, चाहे वो उसने अपनी वाइफ के नाम पे खोल ली बट थी तो होन की कंपनी। बट उसने ऊपर एग्रीमेंट में क्या कहा था कि वो एक टाइम पीरियड तक ऐसा कुछ नहीं करेगा, बट उसने कर दिया, ठीक है। तो फिर जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी थी, कंपनी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट होन, तो वो कंपनी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती थी, तो उसने किया। और इसमें लास्ट में कोर्ट क्या वर्डिक्ट करता है, होन इन फैक्ट कंट्रोल द कंपनी एंड ही ब्रोक हिज एग्रीमेंट विद द प्लेंटिफ। होन जो था उसने कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसको तोड़ दिया। एंड इंजंक्शन वाज इशू अगेंस्ट हिम, तो उसको मतलब पनिशमेंट, एंड अगेंस्ट द कंपनी ही हैड फॉर्म्ड रिस्ट्रेनिंग देम टू सोलिकेट द प्लेंटिफ कस्टमर। और उसने उस कंपनी के कस्टमर्स को भी अपनी कंपनी में अट्रैक्ट करके बुलाया। तो कोर्ट ने इसलिए उसके ऊपर एक्शन लिया और उसको मतलब क्योंकि उसने एग्रीमेंट ब्रेक किया था तो उसको पनिशमेंट भी हुई, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा फ्रॉड पर। फ्रॉड में हमने बहुत अच्छी केस स्टडी की है होन वाली। थर्ड पॉइंट हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू।
हमने अपनी रेवेन्यू जैसे प्रोटेक्शन करते हैं ना, कई लोग होते हैं टैक्स देने से बचते हैं, अपनी इनकम को बचा के रखते हैं, जिस टैक्स देने पर ना बस पसूड़ी जी पड़ जाती है कई लोगों को। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, वो अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसमें हम केस पढ़ रहे हैं सर दिनशो मैनेक्जी पैटेड। इसमें क्या होता है, जो एक दिनशो बंदा है, दिनशो वो बहुत बड़ा मिलियनर है, उसकी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, मिलियनर हैं और उसकी कंपनीज हैं, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, 4 कंपनीज हैं। बट वो डिड नॉट वांटेड टू पे टैक्स, वो टैक्स नहीं पे करना चाहता। एक मिलियनर होके वो टैक्स को पे नहीं करना चाहता। इन एक्सचेंज ऑफ देयर शेयर्स दिनशो इन्वेस्ट, तो जो टैक्स पे नहीं करना चाहता, तो वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, जो उसके मतलब शेयर्स होते हैं वो उनको अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इन एक्सचेंज ऑफ देयर शेयर्स जिनशो इन्वेस्टेड इन दी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, वो उसको 4 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है अपने, ठीक है। मिलियनर अपने शेयर्स को 4 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एज लोन दिनशो, ठीक है, ताकि उसके ऊपर कोई फ्रॉड का केस ना बने। बट जब पिटिशन वाज फेल्ड, बट जब वो फेल हो जाता है, कोर्ट प्रेडिक्ट दी 4 कंपनीज डज नॉट रियली एग्जिस्ट, तो कोर्ट क्या देखती है कि ये तो 4 कंपनीज जो इसने हमें दिखाई थी ये एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, देयर वर असेसेस हिमसेल्फ एंड वर फॉर्म टू अवॉइड टैक्स पेमेंट। तो कोर्ट क्या कहता है कि ये जो कंपनीज का ड्रामा है, इसने टैक्स की पेमेंट को अवॉइड करने के लिए स्टार्ट किया था ताकि इसको टैक्स ना पे करना करे। असल में ये किसी भी कंपनी में शेयर्स को अपने इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि एक मिलियनर था, टैक्स से बचने के लिए इसने ये अज्यूम करवाया था पब्लिक को कि ये कंपनीज में अपने शेयर्स को इन्वेस्ट करता है, जबकि ये ऐसा नहीं करता था, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू मतलब अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करता था। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने इसकी 2 वीडियोस बनाई हैं। एक पिछली वीडियो में हमने इसको टॉपिक को काफ़ी कवर कर लिया था और बाकी बचा कुछ हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स ऑल क्लियर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।